हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। आज हम वही सीरीज हमारी चल रही थी, बीएससी फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स चल रहे थे। उसके अंदर मैंने आपको चैप्टर्स करवा चुकी थी। 2 चैप्टर्स हो गए थे हमारे, जिसके अंदर मैंने आपको रैंक वगैरह निकालनी सिखाई थी कि रैंक आपको कितने मेथड से निकालते हैं और कौन कौन से मेथड से निकालते हैं और कौन सा मेथड ज़्यादा यूजफुल है। ये सब हम कर चुके हैं। आज हमारा नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं हम, जो लीनियर इक्वेशंस के बारे में है। लीनियर इक्वेशंस के बारे में वैसे तो आपने पढ़ा होगा कि कौन सी ऐसी इक्वेशन हो जो लीनियर इक्वेशन होती है, बट उनके टाइप्स के बारे में हमने नहीं पढ़ा। तो उन टाइप्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि लीनियर इक्वेशंस हैं, उनके कितने टाइप्स होते हैं और उन टाइप्स किस तरीके से वो टाइप्स में आ जाती है, मतलब ऐसी कौन सी फॉर्म है, ठीक है, जो उसका एक टाइप बनाती है एक तरीके से। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक ये है क्या, लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस। अब लीनियर इक्वेशंस है वो 2 टाइप की होती है। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस है वो 2 टाइप की होती हैं। एक तो हो जाएंगी होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है, होमोजेनियस इक्वेशंस, और सेकंड टाइप है इसका नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है, ये 2 टाइप की होती हैं, होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस। ठीक है, इनको हिंदी में बोल देते हैं समघात समीकरण। ठीक है, समघात यानी सेम पावर। होमोजेनियस का मतलब है कि समघात यानी जिनकी पावर क्या हो, सेम हो, उन सेम पावर वाली इक्वेशन यानी पावर वाली लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण। इसी तरीके से नॉन होमोजेनियस मतलब जिनकी पावर क्या हो, सेम ना हो, यानी असमघात बोल दो एक तरीके से। तो वो बोल रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन है वो 2 टाइप की होती है, तो होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस। अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि किस कंडीशन के अंदर जो इक्वेशंस है वो होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस कही जाएगी। ठीक है, उनकी कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस से ही हम देख के बता सकते हैं कि ये जो इक्वेशंस है वो होमोजेनियस है या नॉन होमोजेनियस है। ठीक है, तो अब देखो, आपने मैट्रिक्स फॉर्म पढ़ा होगा। मैट्रिक्स फॉर्म आपकी होती है इस तरीके से, Ax इक्वल्स टू बी के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, जब यहाँ ये ऐसी, इससे आपको रैंक फाइंड कर सकते हो। जैसे इनवर्स अगर अपने को फाइंड करना होता तो क्या करते थे कि x इक्वल्स टू a इनवर्स b करके करते थे कुछ। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अगर अपने को a इनवर्स फाइंड करना हो, a इनवर्स फाइंड कर सकते थे। ठीक है, x यानी वेरिएबल फाइंड करना है तो वेरिएबल फाइंड कर सकते थे। तो इस तरीके से फाइंड करते। तो ये आपको वैसे इसको इस तरीके के फॉर्मूला होता है, ये इसको बोलते हैं मैट्रिक्स सिद्धांत। वो बोलेगा कि मैट्रिक्स सिद्धांत से आपको किसी भी मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करनी है। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स के रैंक फाइंड करो मैट्रिक्स सिद्धांत के यूज से, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना होता था कि Ax इक्वल्स टू बी। यहाँ से हम उसकी मैट्रिक्स निकाल करके और रैंक फाइंड कर देते हैं। ठीक है, और रैंक फाइंड करने के बाद अपने पास वही काम होता था, और बेसिकली फॉर्मूला होता है मैट्रिक्स सिद्धांत का। अब ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले से ही हम होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस निकालेंगे। ठीक है, अब देखो क्या बोलता है इसके अंदर, होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस के अंदर, कि आपको पता है कि यहाँ पे ए क्या होता है। ए तो कोई एक मैट्रिक्स होती है इस फॉर्म में। ठीक है, ये जो एक्स है ये वेरिएबल्स होते हैं, x1 x2 कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर 2 वेरिएबल में इक्वेशन है तो x1 x2 होगा, अगर 3 वेरिएबल में इक्वेशन है तो x1 x2 x3 होगा। और यहाँ पर जो एलिमेंट होते हैं वो जो इक्वेशन के इक्वल में कुछ एलिमेंट पड़े हो, जैसे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 3 दे दिया। अभी जो इक्वल वाले एलिमेंट जो कांस्टेंट में पड़े होते हैं वो b के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है कि वो बोले कि अगर, ठीक है, कि अगर इस ax इक्वल्स टू b के अंदर, ठीक है, ax इक्वल्स टू b के अंदर ये जो अगर b जो है हमारा वो अगर क्या है, नॉन जीरो है, वो अगर क्या है, नॉन जीरो है, तो वो इक्वेशन क्या हो गई, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन हो गई। ठीक है, वो इक्वेशन क्या होगी, नॉन होमोजेनियस होगी। और वहीं अगर इसकी वैल्यू, इस b की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है, तब वो इक्वेशन क्या होगी, होमोजेनियस होगी। ठीक है, तब वो इक्वेशन क्या होगी,
होमोजीनियस होगी। बस यही से ध्यान रखना है, इक्वेशन इधर वाले में कोई चेंज नहीं हुआ मैट्रिक्स के साथ की आपको x1 x2 x3 या xyz कुछ भी वेरिएबल दिए जाएंगे और इक्वल के अंदर आपको पहचानना है कि इक्वल के अंदर आपको 0 दे रखा है या कोई कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है। अगर कोई वैल्यू दे रखी है तब तो वो इक्वेशन साफ दिख जाएगी कि वो इक्वेशन क्या है, नॉन होमोजीनियस है। अगर कोई 0 दे रखा है, कोई भी वैल्यू नहीं है, 0 0 0 चल रहा है, तो वो इक्वेशन आपकी क्या होगी, होमोजीनियस इक्वेशन होगी। ठीक है, ये पहचानने का तरीका है कि होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है और नॉन होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है। अब हम एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे कि होमोजेनियस के सॉल्यूशन कैसे होते हैं और नॉन होमोजेनियस के सॉल्यूशन कैसे होते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते जा रहे हैं, होमोजेनियस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं होमोजेनियस के बारे में। होमोजेनियस के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी मैंने बताया कि होमोजेनियस क्या होती है कि जब ax इक्वल में क्या हो, 0 हो। ये बताया ना मैंने अभी कि किस फॉर्म की, अगर ax इक्वल में इस b की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब वो इक्वेशन होमोजेनियस है। तो ax इक्वल में मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया, तब वो बोल रहा है कि ax इक्वल टू क्या होगी, 0। वो बोल रहा है कि इस अब बताना है कि इस तरीके की जो इक्वेशन आपके पास पड़ी हुई है, गिवन है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे करने हैं। ठीक है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे करने हैं, तो वही है कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है वो उसकी जो मैट्रिक्स है, ये जो ए मैट्रिक्स गिवन होगी, इसकी रैंक पर डिपेंड करते हैं हमेशा होमोजेनियस इक्वेशन के सॉल्यूशन। ठीक है, अब उसकी रैंक जो भी आएगी, फिर उसकी रैंक के आगे दो कंडीशंस बनती हैं, उन दोनों कंडीशंस को आपको याद रखना है। वो मैं लिख दे रही हूँ कैसे, इसको तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो वो बोलेगी जो इक्वेशन फर्स्ट है, इसके जो सॉल्यूशन है वो किस पर डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं उसकी रैंक पे। ठीक है, इस पर डिपेंड करते हैं उसकी रैंक पे। तो पे लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज डिपेंडेड ऑन रैंक ऑफ ए। ठीक है, रैंक ऑफ ए को रो ए से शो करते हैं, तो मैंने डायरेक्ट रो ए लिख दिया। इसका मतलब क्या है, रैंक ऑफ ए। ये पहले लास्ट लेक्चर में करवा चुकी हूँ। ठीक है, उसको रो से शो करते हैं। तो बोले कि जिसके इक्वेशन फर्स्ट के जो सॉल्यूशन है, यानी होमोजेनियस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है, वो उस इक्वेशन के अंदर जो एलिमेंट्स की जो मैट्रिक्स बनेगी, उस मैट्रिक्स की रैंक पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, डिपेंड ऑन रो ऑफ ए। अब वो बोले इसके पे डिपेंड तो करते हैं, अब रो ऑफ ए आ गई, रैंक निकाल के आपने छोड़ दिया, तो क्या पता चलेगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो उसके आगे फिर दो कंडीशंस होती है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर रैंक पे डिपेंड कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अगर उसकी जो रैंक है, ठीक है, यानी रैंक ऑफ ए है, वो अगर इक्वल आ जाए नंबर ऑफ वेरिएबल के, नंबर ऑफ वेरिएबल का मतलब क्या है कि जो आपको इक्वेशन दे रखी है, जैसे एक्स वाई जेड में दे रखी है, तो उसमें कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है। अगर x1 x2 में दे रखी है तो उसमें 2 वेरिएबल है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो वो बोले उसकी जो रैंक निकली है, वो रैंक का एक चीज और है, यहाँ जो सोल्यूशन निकालने हैं वो डिपेंड ऑन रैंक ऑफ ए। इसका मतलब आपको रैंक निकालनी पड़ेगी, और रैंक के लिए आप कोई भी मेथड लगा सकते हो। मैंने आपको सारे मेथड करवा चुकी हूँ लास्ट लेक्चर्स के अंदर कि रैंक ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं। आपको जो सही लग रहा है मेथड, आप वो यूज करके उसकी रैंक निकाल सकते हो। ठीक है, अब रैंक निकालने के बाद आपको फिर देखना है कि उसके नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं। अगर रैंक और नंबर ऑफ वेरिएबल दोनों इक्वल आ जाते हैं, ठीक है, अगर उसकी रैंक और नंबर ऑफ वेरिएबल अगर इक्वल आ जाते हैं, तो अब इसके अंदर वो बोले कि अगर इक्वल आ जाते हैं, तो जो सिस्टम आपको दे रखा है, इक्वेशंस आपको दे रखी है, वो एक तो कंसिस्टेंट होगी। कंसिस्टेंट का मतलब सतत होंगी। ठीक है, सतत होंगी, और उसके जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, ट्राइवल सॉल्यूशन होते हैं। ट्राइवल का मतलब होता है निरर्थक, जिसका कोई हल, मतलब जिसका कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू नहीं है इसका मतलब 0 है। ठीक है, तो वही है कि देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट, मतलब सतत, एंड हैव ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, निरर्थक। ठीक है, निरर्थक का मतलब इसका कोई हल ना हो। इसका मतलब जो कैपिटल एक्स है वो आपके पास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, 0 होना चाहिए। अगर ये 0 है तो इसका मतलब इसकी जगह पर अपने इस तरीके से लिखते हैं x1 x2 x3। ठीक है, तो वही मैं अगर डायरेक्ट लिखना चाहूँ यहाँ पे, तो उसको मैं लिख सकती हूँ कि और x1 x2 x3 इस तरीके से जितने भी वेरिएबल होंगे वो डिपेंड करता है वो
कितने हो गए, सबकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करना, बस वैल्यू क्या कर देनी है सबकी 0। मतलब जब भी उसकी रैंक और नंबर वेरिएबल इक्वल आ जाए तो सिस्टम कंसिस्टेंट है। सिस्टम कंसिस्टेंट है तो उसका सोल्यूशन क्या होंगे, ट्रिवियल होंगे। ट्रिवियल सोल्यूशन इसका मतलब सारे के सारे वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, खत्म। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन कहती है। अब इसकी सेकंड कंडीशन पे आओ। सेकंड कंडीशन थोड़ी अच्छी कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या बोलती है इसकी, वो बोल रहे हैं कि अगर इसकी जो रैंक है, ठीक है, इसकी जो रैंक है वो इसके नंबर ऑफ वेरिएबल से क्या आ जाए, कम आ जाए। नंबर ऑफ वेरिएबल से क्या आ जाए, कम आ जाए। तो वो बोले कि अगर रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आ जाए देन सिस्टम तो कंसिस्टेंट होगा, सिस्टम तो कंसिस्टेंट होगा ही होगा, बट इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, मतलब अनंत सॉल्यूशन होंगे। वो कैसे होंगे वो बता रहे हैं अभी। देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अब जैसे रैंक ऑफ ए मैं मान लेती हूँ कि रैंक ऑफ ए कितनी है, m है, ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल क्या है, n है, ये मान लो आप। इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल क्या है, कोई n है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर इसकी रैंक m है और नंबर ऑफ वेरिएबल n दे रखे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए क्या है, m लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल क्या है, n। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होंगे, देन m को उधर लेके जाओ, ये हो जाएगा n माइनस n। अगर ये कंडीशन आ गई तो सीधा से क्या कर देना, n माइनस m करना है, नंबर ऑफ वेरिएबल में से उसकी रैंक माइनस कर देनी है। ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल में से रैंक माइनस कर देना है। n माइनस m इज लीनियर इंडिपेंडेंट। मतलब लीनियर इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि हमेशा लीनियर इंडिपेंडेंट की कंडीशन निकलेगी, उसके लीनियर इंडिपेंडेंट कितने सॉल्यूशन होते हैं वो डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे 2 आ गए, जैसे इसके n माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, तो ये देखेंगे इसके 2 लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है। ठीक है, वैसे तो इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है, बट इस पर डिपेंड करता है कि इसकी वैल्यू कितनी आती है। ठीक है, तो इस वैल्यू, ये वैल्यू निकालने के बाद लिख देंगे कि इसकी ये इसके इतने लीनियर इंडिपेंडेंट क्या है, सॉल्यूशंस है। अब इस पे करते हैं क्वेश्चंस होमोजीनियस पे। आपको 2 कंडीशंस एक्चुअली याद ही रखनी है। ठीक है, कि क्या करते हैं। फर्स्टली तो आपको ये याद रखना है कि होमोजीनियस फॉर्म क्या होती है। होमोजीनियस फॉर्म होती है ax=0 वाली, सब 0 हो। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है कि इसकी रैंक निकालनी है आपको, क्योंकि इसके सॉल्यूशन है होमोजीनियस इक्वेशन की, इसकी रैंक पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, रैंक निकालने के बाद फिर आपको चेक करना है कि इसकी जो रैंक है उसकी वेरिएबल से क्या रिलेशन रखती है। अगर उसकी रैंक जो है उसकी नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल आ रही है, तब तो इसका मतलब क्या है कि सिस्टम तो कंसिस्टेंट है, सतत होगा, बट इसके जो सोल्यूशन होंगे वो ट्रिवियल सोल्यूशन होते हैं। ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब निरर्थक हल। निरर्थक हल इसका मतलब कोई हल नहीं है यार, 0 0 0 सबकी वैल्यू। ठीक है, सारे वेरिएबल्स की वैल्यू 0 0 0 हो जाएगी। फिर सेकंड कंडीशन आती है कि अगर उसकी जो रैंक है वो उसके नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आ जाए। ठीक है, अगर कम आ जाती है इसका मतलब क्या है कि वो सिस्टम तो कंसिस्टेंट होगा, बट उसके सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं और लीनियर इंडिपेंडेंट निकलते हैं। और लीनियर इंडिपेंडेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं n माइनस n। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए इसमें थोड़ा क्वेश्चंस करते हैं, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे करते हैं इसके। एक प्रॉब्लम लेते हैं होमोजेनियस की। ठीक है, प्रॉब्लम के अंदर देखो आपको क्वेश्चन गिवन है एक कि वो बोल रहे हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। अगर गिवन नहीं भी होता तो आपको खुद पहचानना पड़ता। इक्वेशन है x1 माइनस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। ठीक है, एंड सेकंड इक्वेशन दे रखी है x1 प्लस 2x2 माइनस x3 इक्वल टू 0। ठीक है, थर्ड इक्वेशन है 2x1 प्लस x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये 3 इक्वेशंस दे रखी हैं। अब बोल रहे हैं कि इन तीनों इक्वेशंस को पहले तो अगर बताया उसने कि सॉल्व द फॉलोइंग होमोजीनियस इक्वेशंस, तो तब तो देखने से पता चल रहा है कि इक्वेशन होमोजीनियस है। बाई चांस अगर नहीं भी दिया हो तो आप खुद पहचान सकते हो कि इसमें b की वैल्यू क्या है, सबके सब 0 है। अगर 0 है तो ऑब्वियस सी बात है ये होमोजीनियस इक्वेशन ही है। तो हमें सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, उस फॉर्म के अंदर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्यूशन के लिए हम इसमें क्या करेंगे, इस फॉर्म में चेंज करेंगे। कौन सी, ये लिख लीजिए आप कि 4
होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होता है, ए एक्स इक्वल टू 0 होती है कंडीशन, और ए हम इन वेरिएबल से क्या बनाएंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, मैट्रिक्स बनेगी 1 1 एंड 2, इधर -1 2 एंड 1, इधर 1 -1 एंड 3, और इधर x वेरिएबल्स में चलता है, 3 वेरिएबल्स हैं तो x1 x2 x3, और इधर ये 0 और 0 और, ठीक है, ये बन गई होमोजीनियस फॉर्म। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो मैट्रिक्स बन रही होती है इसकी हमें रैंक निकालनी होती है। ठीक है, इसकी हमें रैंक निकालनी होती है, तो हम इस मैट्रिक्स को लेके चलते हैं और इसकी रैंक निकालते हैं। ठीक है, हम लिख लेंगे फ्रॉम अबव मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स की क्या निकालते हैं, रैंक निकालते हैं। सबसे पहले ये लिख लीजिए वापस 1 1 2 -1 2 1 1 1 -1 एंड 3। ठीक है, इसकी रैंक निकालने के लिए सबसे पहला मैं इसको आइशेलन फॉर्म में चेंज करके कर रही हूँ। आइशेलन फॉर्म से रैंक निकालना चाहती हूँ। आइशेलन फॉर्म के लिए पहला एलिमेंट जो 1 होना चाहिए, तो ऑब्वियसली 1 है तो कुछ नहीं करेंगे इसके अंदर। ठीक है, और 1 के नीचे के जो एलिमेंट है उसको क्या करना चाहिए, हमें वो 0 बनना चाहिए। तो दोनों को 0 बनाने के लिए मैं सिर्फ रो ऑपरेशन ही यूज कर सकती हूँ। तो R2 इक्वल्स टू क्या करते हैं हम, R2 माइनस R1 कर दें, और R3 के लिए क्या करते हैं, R3 माइनस 2R1 कर दें। ठीक है, ये करने के बाद देखते हैं हमें कैसी मैट्रिसेस मिलती है। यहाँ से हमें A मिलेगा, R1 तो सेम। ठीक है, ये हो जाएगा 0 3 -2, ये 0 1 माइनस का 2 3 हो जाएगा ये भी। ठीक है, और 3 -2 1 हो जाएगा, ये मिल गया, ये 0 0 हो गए। अब नेक्स्ट काम क्या रहता है कि आपको यहाँ पर 1 बनाना होता है। अगर 1 बन रहा हो, और दूसरा आप क्या कर सकते हो कि इसके अंदर इस नीचे वाले एलिमेंट्स को भी 0 बनाने की कोशिश करो, तो ये वाला एलिमेंट इसकी हेल्प से 0 बन सकता है। अगर इसमें से आप इसको माइनस करते हो, ठीक है, इसमें से इसको माइनस करते हो 1 बन सकता है, तो 0 बन सकता है। तो क्या करते हैं हम, R3 के लिए R3 माइनस R2 कर दो। ठीक है, तो A कितना आ जाएगा, 1 -1 1 0 3 -2, और यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा 0 3 -3, ये 1 -+2 3 हो जाएगा ये। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस 3 को हटाना है। यहाँ पे 3 की जगह पर 1 आना चाहिए, क्योंकि और तो कुछ नहीं हो सकता। अगर लगाते ही तो 0 0 हट जाती है। यहाँ इस 3 को 1 बनाने के लिए सेकंड रो को 3 से डिवाइड कर दें। तो मैं इधर कर रही हूँ, ये काम देख लीजिएगा यहाँ पे कि R2 के लिए हम क्या कर दें, R2 को डिवाइड कर दें 3 से। ठीक है, तो A क्या मिल जाएगी, 1 -1 1 0 1 एंड माइनस का 2/3, ये 0 0 और 3। एक सेकंड, आप इसको भी 1 बना लो, क्योंकि हर एक रो का पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए, तो 3 है। तो अब क्या कर दो, R3 को भी 3 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा हमारा 1। तो देखिए ये आइशेलन फॉर्म चेंज हो चुकी है। अब इसकी रैंक क्या है, कितनी नॉन जीरो रोज है, 3 नॉन जीरो रोज है। तो इसकी रैंक ऑफ ए कितनी आ गई हमारे पास, रैंक ऑफ ए है 3। अब बात आती है कि इसके नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, क्योंकि हमें कंडीशंस में जाना है। तो इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, ये देखिए कितने वेरिएबल्स है, x1 x2 x3, तो 3 वेरिएबल्स है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स है हमारे पास, नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी कितने हैं, 3 हैं। तो कंडीशन कौन सी लगती है, अगर रैंक ऑफ ए और नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर इक्वल हो, तो कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट कंडीशन सिस्टम इज कंसिस्टेंट बट हैव ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब x1 x2 x3 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो वही है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, here rank of a is equals to number of variable है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसकी रैंक जो नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल है, देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड
एंड हैव ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, ट्रिवियल सॉल्यूशन है, इसका मतलब x1 x2 x3 की वैल्यू क्या होगी, सारे वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी 0, x1 x2 एंड x3 सबकी वैल्यू क्या होगी 0। ये इसका आंसर है। इस तरीके से आप होमोजेनियस इक्वेशन को क्या करते हो, सॉल्व करते हो। ये तो फर्स्ट कंडीशन का एक क्वेश्चन था जिसके अंदर आपका जो नंबर ऑफ वेरिएबल है रैंक के इक्वल आ जाता है। जब हमारे पास जो उसकी रैंक है, जो उसकी नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आ जाए, तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना है, तो उसके लिए क्वेश्चन लेते हैं हम। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम है। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम है, क्वेश्चन दे रखा है हमें x + 3y - 2z = 0। ठीक है, सेकंड है 2x - y + 4z, और थर्ड इक्वेशन है x - 11y + 14z। ये तीन इक्वेशंस है। ठीक है, साफ दिख रही है, ये होमोजेनियस इक्वेशन है, इक्वल में 0 0 है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, सॉल्यूशन वही ax = 0 की फॉर्म बन रही है। ठीक है, इसमें मैट्रिक्स क्या है हमारी 1 2 1 3 -1 -11 2 4 एंड 14। ठीक है, और वेरिएबल्स है इसके अंदर x y z और इक्वल में 0 0 0। हमें सिर्फ इस मैट्रिक्स से मतलब है, इसकी रैंक निकालनी है। ठीक है, तो 1 2 1 3 -1 -11 2 4 एंड 14 ये मैट्रिसेस है। ठीक है, इसकी रैंक निकालनी है। सबसे पहला एलिमेंट हमारा यूनिट एलिमेंट ही है, तो बिल्कुल सेटिस्फाई है। ठीक है, नीचे दोनों को हमें क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो इन दोनों को 0 बनाने के लिए यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, ऑपरेशन लगाते हैं। R2 के लिए लगाते हैं R2 - 2R1, R3 के लिए लगाते हैं R3 - R1। ठीक है, तो A क्या मिल जाएगी, फर्स्ट रो तो सेम रहेगी, सेकंड ये 0 -1 -6 -7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 -4 ये 0 हो जाएगा। 1 ये डायरेक्ट माइनस करना है आपको, तो ये माइनस का 14 ये हो जाएगा 12। ठीक है, ये बन गए। अब कोशिश क्या करनी होती है हमें कि सेकंड रो का देखो, फर्स्ट एलिमेंट जो है मतलब मैक्सिमम 0 होने चाहिए, और यहाँ पर क्या होना चाहिए कि फर्स्ट एलिमेंट हमेशा यूनिट एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए उसके बाद ये 0 है, तो इसको हम अगर इंटरचेंज कर दें, ठीक है, इसको अगर इंटरचेंज कर दें दोनों कॉलम्स को, बट इसके अंदर कॉलम्स का ऑपरेशन लगा नहीं सकते हम। ठीक है, तो कॉलम्स का ऑपरेशन लगा नहीं सकते, तो इसको एज टी रखो। एक सेकंड, शायद कुछ गलती कर रहे हैं हम। R2 ऑपरेशन 2 -2 कर देंगे तो 0 हो जाएगा, -1 ये हो जाएगा -7, और इधर करेंगे तो 4 -2 4 -4 0 बनेगा यहाँ पे। इक्वेशंस -2 है यहाँ पे। देखिए 1 यहाँ पे -2 है, -2 4 एंड 14 है। अब सही है, अब सही करो इसको। -2 है तो क्या करना है हमें, R2 - 2 R1 है, तो 4 - 2 यानी 4 + 4 ये यहाँ पे हो जाएगा 8। ठीक है, और नीचे करेंगे तो 14 -4 ये हो जाएगा 16। ठीक है, ये 16 है। अब देखो, अब इसके सॉल्यूशन करने हैं। अब देखो इस लास्ट रो 0 बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है विद हेल्प ऑफ R2। तो R3 को 0 बनाने के लिए हम इसके अंदर ऑपरेशन लगाएंगे। R3 के लिए R3 - 2R2 ये कर दीजिए। यहाँ से A क्या मिल जाएगी 1 3 2 0 -7 और 8 ये 0 0 0। ठीक है, ये बन गई। अब सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट जो आपके पास क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए,
या फिर छोड़ो एक बार आप यहीं से सॉल्यूशन कर लो। इसका जब इस तरीके से फॉर्म बन जाए तो इसकी रैंक क्या निकलेगी, रैंक निकालो। इसकी रैंक क्या है, 2 रोज है जो नॉन जीरो है, तो इसका मतलब इसकी रैंक क्या होगी, तो रैंक ऑफ ए कितनी हो जाएगी इसकी 2 हो जाएगी। और इसके अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, एक्स वाई जेड है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं 3 है। तो ये कंडीशन कौन सी बन गई, कंडीशन बन गई सिस्टम इज कंसिस्टेंट system is consistent but have इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये कंडीशन लग जाएगी। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो है बट यहाँ पर हमें लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकालने होते हैं। तो लीनियर इंडिपेंडेंट का फॉर्मूला क्या होता है कि लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन क्या होते हैं इसके n माइनस m होते हैं, और n हमारे पास 3 है और m हमारे पास 2 है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1, तो इसके 1 लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे। अब बात आती है इसके अंदर कि अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि हमें वेरिएबल्स की वैल्यू चाहिए एक्स वाई जेड की। अब यहाँ तो लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकाले हैं, तो लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन इसका एक ही निकलेगा। अब बात आती है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकलेगी, उसकी वैल्यू निकलती है यहाँ से, जो हमारी लास्ट फाइनल मैट्रिसेस होती है जिससे हम रैंक निकालते हैं, उस मैट्रिसेस से निकली है। अब उसकी रोज को देखो, ठीक है, फ्रॉम यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम अबव मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को अगर हमने यूज करते हैं तो इस मैट्रिक्स के अंदर हमें क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनेगी x, यानी वेरिएबल के हिसाब से इक्वेशन बना रही है एक्स वाई जेड के अंदर। यहाँ पे बनेगी x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल में 0। सेकेंड इक्वेशन बनेगी माइनस का 7y प्लस 8z इक्वल टू 0। थर्ड बनेगी नहीं 0 0 0 है, तो 2 इक्वेशन बनेगी। इन दोनों से हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से सेकंड इक्वेशन से अगर मैं वैल्यू निकालनी चाहूँ, ठीक है, इसको तो बाय इक्वेशन ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो यहाँ पे लिखूंगी बाय इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड से अगर आप देखते हो वैल्यू क्या आ सकती है, इक्वेशन सेकंड से y की वैल्यू क्या निकल सकती है, y की वैल्यू आएगी हमारे पास 8/7z, ठीक है, y की वैल्यू क्या निकलेगी 8/7z। अब y की वैल्यू ये आ गई, y की वैल्यू पुट कर दो आप किसके अंदर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर, वहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब लिखें बाय इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट के अंदर चलते हैं, तो x प्लस 3 y की वैल्यू 8/7z प्लस 2z इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, करेक्शन कीजिए, -2 था, ठीक है, और यहाँ पे इक्वेशन भी चेंज होगी। यहाँ पे -2 है तो यहाँ इक्वेशन भी क्या बनेगी हमारे पास, -2 बनेगी। ये बनेगी -2, ठीक है, और यहाँ भी क्या आएगा -2z। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी 10z प्लस का, मतलब यहाँ पे x प्लस 10z इक्वल टू 0, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी -10z। ठीक है, अब ये आ गई x और y की वैल्यू देखो z में आई है, इसका मतलब हमें कोई z की वैल्यू लेट करनी पड़ेगी जिससे हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या कर लो, इधर कर दी हूँ मैं, लेट z इक्वल टू c, कोई भी c जो नंबर है, c का मतलब है कोई भी आप नंबर मान लो, ठीक है, और इस ये नंबर जो आपको कुछ भी अपनी मर्जी से माना हो, कोई भी नंबर हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, रियल नंबर मान लो, कुछ भी मान लो। तो अगर z बराबर c आप लेट कर रहे हो तो वहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 8/7c, ठीक है, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी -10c, ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -10c, ठीक है। तो अगर इनके अब देखो c की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है सारी की सारी वैल्यूज। अब c की वैल्यू जब 1 रखते हो तब कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलेंगे, मतलब c की भी तो बहुत सारी वैल्यू रख सकते हो। अगर इनफाइनाइट c की वैल्यू रख सकते हो तो इस तरीके से x y z की भी कितनी इनफाइनाइट वैल्यूज आ सकती है,
ठीक है। अगर सी की आप इनफाइनाइट तक वैल्यू रखते जा रहे हो और उसी तरीके से आपके पास एक्स वाई जेड की भी क्या इनफाइनाइट वैल्यूज आ सकती हैं, इसका मतलब क्या है, तो हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी। कौन सी, ये वाली, कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट बट हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मीन क्या था वो हमने यहाँ नीचे करा है। लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन तो वन ही है, वो तो आप निकालने पड़ेंगे इस कंडीशन के अंदर। बट जब बात आती है इनफाइनाइट सॉल्यूशन की, तब आपको यहाँ पे सी जेड को या किसी भी एलिमेंट को लेट करना होता है सी, कुछ भी अपनी मर्जी से। तो जेड को आप लेट करो तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो जेड को हमने सी लेट कर लिया। इसका मतलब क्या है कि इसका क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। हेंस सिस्टम हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हमें कंडीशन से तो दिख ही रहा था कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, बट कैसे है वो, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से आपको फाइंड करना है। तो ये था हमारा होमोजेनियस इक्वेशंस के ऊपर टॉपिक। ठीक है, आपको होमोजेनियस इक्वेशन से रिलेटेड कहीं भी कोई भी क्वेश्चन मिलता है, इक्वेशंस मिलती हैं, उसको आप सॉल्व कीजिए। और मैंने यहाँ पे इसकी रैंक आइशल फॉर्म से निकाली है क्योंकि मुझे वो ईजी लगा। आप किसी भी मेथड से, माइनर मेथड लगा सकते हो, नॉर्मल मेथड लगा सकते हो, वो लगाकर आप रैंक फाइंड करके उसके बाद कंडीशन चेक करो। कंडीशन आपको एज इट इज याद रहनी चाहिए कि रिलेशन क्या होता है नंबर ऑफ वेरिएबल और उसकी रैंक के अंदर। उस रिलेशन का आपको पता है तो तभी आप इसके सोल्यूशन कर सकते हो। और आपको इसके वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी होती है। ट्रिवियल में तो इजीली निकल सकती है, 0 0 0 होता है, बट इनफाइनाइट सॉल्यूशन के अंदर आपको खुद से निकालनी पड़ती है। और ये थोड़ा मैट्रिसेस के अंदर थोड़ा ध्यान रखना, माइनस प्लस की गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये होता है हमारा होमोजेनियस इक्वेशन। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि नॉन होमोजेनियस इक्वेशन क्या होता है। छोटा सा टॉपिक है, एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, तो वो करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।